इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ जाइए आप लोग। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन 6। इससे हम लोग समझने वाले हैं कि बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में हम लोग को किस तरह से करना है। तो आ जाइए, इसमें क्या दे रखा हुआ है, वाई लिमिटेड अक्वायर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड अक्वायर कर रही है, तो इसका मतलब वाई लिमिटेड कौन सा कंपनी होगी, तो ये हो गया न्यू कंपनी, और जेड लिमिटेड कौन सा कंपनी हो गया, तो ये हो गया जेड लिमिटेड, यहाँ पे हो गया ओल्ड कंपनी। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी। अब ध्यान दीजिए, हुज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे जेड लिमिटेड का बैलेंस शीट हम लोग को दे रखा हुआ है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखा हुआ है, उसके बाद शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी जिसमें है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर 12,000। तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर है अदर करेंट लायबिलिटी में। आगे समझ में क्या बोला कि आगे एसेट में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट, फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये तो हम लोग का हो गया किसका, बैलेंस शीट हो गया। अब आगे सम्स में नोट्स टू अकाउंट है, जिसमें शेयर कैपिटल हम लोग को दे रखा है, जिसमें शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का है, और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 100 का है वो है 4 लाख का। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कितने का है 8,000 का है, और यहाँ एक्सपेक्टेड लायबिलिटी कितना है सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो यहाँ पे लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5,000 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ दे रखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने 6% डिवेंचर है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, फिर इंटेंजिबल एसेट में गुडविल हो गया, और क्या है पेटेंट। इस तरह से हम लोग को नोट्स टू अकाउंट हो गया। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन हम लोग को नीचे दे रखा हुआ है, और इस इन्फॉर्मेशन से जो बोलेगा वो हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, वाई लिमिटेड वाज टू टेक ओवर ऑल एसेट। तो यहाँ पे जो भी एसेट है वो सारा टेक ओवर कर रहा है। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या बोल दिया, कैश। तो कैश को छोड़ करके बाकी जितना भी एसेट है वो टेक ओवर कर रहा है। फिर लायबिलिटीज में एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन डिबेंचर। तो यहाँ पे डिबेंचर में जो इंटरेस्ट था उसको छोड़ करके, जो अदर करंट लायबिलिटी में हम लोग को डिबेंचर का इंटरेस्ट दे रखा होता उसको छोड़ करके बाकी जितना भी लायबिलिटी है वो सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है। फिर एंड पे द फॉलोइंग अमाउंट्स। तो यहाँ पे किस तरह से पेमेंट हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे तो ये बोला कि 2,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिबेंचर इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ईच डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ ऑफ 105। तो जो भी डिबेंचर है, जो भी डिबेंचर किसका, ओल्ड कंपनी का 2 लाख का जो ओल्ड कंपनी का डिबेंचर है, वाई लिमिटेड कौन सा कंपनी, ओल्ड कंपनी, वाई लिमिटेड तो न्यू कंपनी था ना। हाँ चलिए, वाई लिमिटेड न्यू था और जेड क्या था, ओल्ड था। तो ये हो गया वाई लिमिटेड हम लोग का न्यू और जेड है ओल्ड। तो इस केस में देखिए, जो भी न्यू कंपनी का डिवेंचर मिलने वाला है वो कितने का मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लाख 7% ऑफ डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ जेड लिमिटेड। तो देखिए, जो जेड लिमिटेड का 2 लाख का डिवेंचर था उसमें उसका वैल्यूएशन होकर के कितना होगा, एक डिवेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा 105, जिसका फेस वैल्यू कितना था 100 था। तो ये 100 जो फेस वैल्यू था वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो न्यू कंपनी में जो डिवेंचर मिलने वाला है वो 105 करके मिलने वाला है। आगे सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड ऑफ ₹10। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर है जो जेड लिमिटेड का, जो ₹10 का इन कैश, तो यहाँ पे ₹10 इन कैश देना है, एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड। तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी देना है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे जब आते हैं तो यहाँ पे फॉर इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड 20 इन कैश, तो यहाँ 20 इन कैश दिया जा रहा है, एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 100 ईच, जो 100 ईच का है, हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹140। तो यहाँ पे 140 पे इशू किया जाएगा, बिकॉज मार्केट प्राइस दे रखा है तो उसी पे यहाँ पे इशू किया जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रिम्बर्स बाय वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे रिम्बर्स करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक ही रिम्बर्स करने वाला है न्यू कंपनी। फिर एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंट टू 12,500। तो जितना तो रिम्बर्स कर देगा वो रिम्बर्स कर देगा, और बाकी का जो भी होगा वो पेमेंट कौन सा कंपनी करेगी, यहाँ पे ओल्ड कंपनी पेमेंट करेगी। फिर सबसे वाला वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000 और पेटेंट एट 20,000 ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन। तो यहाँ पे अमलगमेशन के पर्पस पे ये, अब देखिए सम्स में इधर कुछ बोला ही नहीं कि हम लोग को ओल्ड कंपनी में करना है, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी या बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में किया हुआ है, तो हम लोग को तो कुछ बोला नहीं। तो जिस तरह से सम्स में सॉल्यूशन दे रखा उस तरह से हम लोग करते हैं, बट
एग्जाम में यहाँ पे बोल देगा हम लोग को क्या, यहाँ नहीं बोला है ना। देखिए एग्जाम में अगर ऐसे तो आ ही नहीं सकता, अगर ऐसे आता है तो आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी भी बनाना है, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी भी बनाना है। बट इस सम्स में तो कुछ बोला ही नहीं कि हाँ मेरे को क्या करना है या कुछ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से बुक में दे रखा हुआ उस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बस समझ लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ क्या निकाला हुआ है, परचेज कंसिडरेशन निकाला। तो चलिए हम लोग निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 6। पहले ये इलस्ट्रेशन 6 नहीं था, बस ऐसे ही लिखा हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी को, बट अभी इसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर दिया। बट वहाँ लिख देना चाहिए था ना कि हम लोग को क्या निकालना है या नहीं, तो ये नहीं लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब स्टडी मटेरियल शायद अपडेट होगा तो उस टाइम वो ठीक कर दे। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ, ये आराम से समझेंगे ये सम्स। अगर ये सम्स सही में से समझ में आ जाएगा तो बाकी का जो आने वाला सम्स होगा वो इजीली समझ में आ जाएगा, तो इसलिए इसे सही से कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हम लोग नेट पेमेंट मेथड से जाएंगे, बिकॉज हम लोग को पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। यहाँ लिखिए पेमेंट टू, फिर पेमेंट इन, फिर वर्किंग, और यहाँ लिखिए अमाउंट जो होगा रुपीज में, ये लिख दीजिए। उसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में क्या बोला था, तो एक बार ये लाइन पढ़ लेता हूँ। तो क्या बोला यहाँ पे, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड ₹10 इन कैश, तो यहाँ पे 10 रुपीज हम लोग को कैश में देना है, एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज इन वाई लिमिटेड। तो देखिए जितना भी ओल्ड कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसमें जितना प्रेफरेंस शेयर ओल्ड कंपनी का उतना न्यू कंपनी का भी मिलेगा, जिसका प्राइस कितना होने वाला है 100 होने वाला है, प्लस में यहाँ पे ₹10 इन कैश भी देना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कितना प्रेफरेंस शेयर है ओल्ड कंपनी का। तो देखिए 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये कितने का दे रखा हुआ है 4 लाख का। तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना होगा तो प्रेफरेंस शेयर में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जो इसका प्राइस दे रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग का नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 4000। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले कैश में पेमेंट करना है, और कैश में कितना पेमेंट करना है, तो 4000 हम लोग का हो गया प्रेफरेंस शेयर, और एक शेयर को 10 रुपीज कैश का क्या मिल रहा था, कैश मिल रहा था, प्लस में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो यहाँ 4000 शेयर है, और एक शेयर कितने में इशू रहा है यहाँ पे 100 में। ये तो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो गया। अब इसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या बोला है एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देख लीजिए आप लोग, 8000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा, बिकॉज 100 दे रखा हुआ है इसका प्राइस, प्लस में 8 लाख दे रखा हुआ है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 8 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8000, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड ऑफ ₹20 इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ऑफ ₹100 इज हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 140। तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना कंसीडर किया जाएगा, तो हम लोग को इस टाइम में इशू प्राइस कंसीडर किया जाएगा, करेंगे 140। क्यों करेंगे 140, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इशू प्राइस 140 को कंसीडर करने वाले। तो चलिए लिखते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिया जा रहा है कैश, कैश कितना, तो 8000 इंटू 20 रुपीज कैश दिया जा रहा था ना, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया जा रहा है यहाँ पे 8000, और यहाँ इशू प्राइस कितना है तो 140 है, तो इसलिए वहां पे 140 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब टोटल निकाल लीजिए, जितना टोटल हो जाएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। देखिए तो परचेज कंसिडरेशन कितना होता है, कैलकुलेटर मेरा क्लियर गया, ये तो आ गया 40,000, फिर 4000 इंटू 100, तो ये आ गया 4 लाख, फिर 8000 इंटू 20, तो ये आ जाता है हम लोग का 1,60,000, 2 लाख तो आ गया, 2 लाख प्लस 8 6 लाख आ गया, फिर 8000, व्हाट इज दिस, 8000 इंटू 140, तो ये आ गया हम लोग का 11 लाख
20,000 प्लस 6 लाख। तो ये हम लोग का कितना आ गया परचेज कंसिडरेशन 17,20,000 17,20,000 ये हम लोग का परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब बुक में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ बुक्स ऑफ न्यू कंपनी या ओल्ड कंपनी। तो देखिए स्टेप टू क्लोज बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब यहाँ पे हम लोग को बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी एक ही होता है, यहाँ लिख दीजिए ओल्ड कंपनी। तो बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में हम लोग का क्या था, स्टेप क्या होने वाला था, तो सबसे पहले जो भी एसेट होता था उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैलेंस शीट का जो भी एसेट होगा उसे हम लोग को ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, प्लस में जो भी लायबिलिटी होता था उसे भी हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते थे, तो इसे ट्रांसफर करते थे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं ट्रांसफर करने वाला। तो ये आ जाइए हम लोग के पास एसेट क्या क्या दे रखा हुआ है। तो नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, फिर इन्वेंट्री, कैश। कैश तो हम लोग को लेना नहीं है, कैश के बारे में क्या बोला गया था समझ में कि कैश हम लोग को नहीं लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है। तो कैश को क्लोज कर दीजिए, बाकी लिखते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास क्या रहा, एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद क्या है इंटेंजिबल एसेट। तो जो भी है एसेट उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करिए। कॉपी में आ जाइए, जर्नल एंट्री नंबर 1 हो जाएगा जिसमें एसेट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यही फॉर्मूला यही था ना जर्नल एंट्री। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख करके आया, फिर समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना से होगा वो तो बाद में निकालेंगे हम लोग। टू क्या क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले टैंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग। और हमेशा याद रखिएगा कि जो बैलेंस शीट में दे रखा होगा अमाउंट, उस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ना कि रिवैल्यूएशन करने के बाद। बिकॉज देखिए बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है उसे हम लोग को क्लोज करना है, उसमें तो कुछ भी डालना नहीं चाहिए। तो जो बैलेंस शीट का अमाउंट दे रखा वही तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस शीट का अमाउंट होता है वही ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि ओल्ड कंपनी क्लोज हो जाए, उस ओल्ड कंपनी का कुछ ना कुछ भी बैलेंस ना रह पाए। तो इसलिए टू लैंड एंड बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है कितने का, तो 4 लाख। तो यहाँ पे आ गया 4 लाख। फिर टू क्या दे रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का, 6 लाख। इस तरह से दे रखा हुआ है गुडविल 2,40,000, 2,40,000 गुडविल का। पेटेंट 50,000, और तो ये हम लोग का टैंजिबल और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। अब करंट एसेट में आ जाए, जो इन्वेंट्री दे रखा हम लोग का 1,50,000, टू इन्वेंट्री 1,50,000। फिर इन्वेंट्री के बाद रखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल जो है 1,80,000। तो ट्रेड रिसीवेबल ये कितना है 1,80,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था कि सारे एसेट को लेना है एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लिए। अब टोटल कीजिए कितना आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा, यहाँ पे 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000। तो ये हम लोग का आ जाता है 16,20,000। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया किसका, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का क्लोज करने के लिए। तो ये फर्स्ट एंट्री में तो आप लोग को समझ में नहीं आ, समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बीइंग एसेट ट्रांसफर्ड, ये आप लोग लिख दीजिए ट्रांसफर्ड। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी लायबिलिटी दे रखा हुआ है वो लायबिलिटी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो आ जाइए लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है। और लायबिलिटी में क्या बोला हम लोग को कि इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, इसे हम लोग को ट्रांसफर नहीं करना है, ये बोला था ना यहाँ पे। जब हम लोग इसमें आ गए तो देखिए एक्सेप्ट कैश बोल दिया गया था, और यहाँ बोला एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर को भी हम लोग ट्रांसफर नहीं करना है, बाकी जो लायबिलिटी है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो आ जाइए लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस के बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दे रखा हुआ है, इसके लिए नोट्स है हम लोग के पास। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में दे रखा हुआ है हम लोग के पास 6% डिबेंचर, जो कितने का है 2 लाख। तो 6% डिबेंचर हो गया। तो चलिए लिखते हैं
6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे तभी तो ये क्लोज होगा, तो इसलिए 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का था, 2 लाख का, ये हम लोग के पास आ गया 2 लाख का। फिर उसके बाद लाइबिलिटी में क्या है, तो डिवेंचर हो गया, फिर ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल लिख दीजिए 1,20,000, ट्रेड पेबल के बाद क्या रखा हुआ है, और ये तो हो गया हम लोग का। अब नीचे जब आते हैं तो ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 8,000 का, और यहां सम्स में हम लोग को नीचे क्या बोला है, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 5,000, तो ये भी तो लाइबिलिटी कितना है, 5,000 का है हम लोग का। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोला, मतलब ये तो रिजर्व का पार्ट हुआ, बट यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी कितना है, 5,000 का है, तो इसे भी तो हम लोग को ट्रांसफर करना होगा ना, जो भी एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है, तो जो भी लाइबिलिटी है उसे भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5,000 से करने वाले हैं, तो ये लिख दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इसे डेबिट करेंगे और कितना से, सिर्फ और सिर्फ 5,000 से। अगर आप लोग बुक में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या होता है, तो ये होता है हम लोग का लाइबिलिटी, सम से बोला गया था इसलिए हम लोग को इसे कंसीडर करना है लाइबिलिटी, वैसे भी लाइबिलिटी होता है, और सम से बोल भी दिया गया था कि हाँ ये लाइबिलिटी इसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 तक है, तो जो भी जितना एक्सटेंड तक ये लाइबिलिटी है उतना एक्सटेंड तक हम लोग कहाँ ट्रांसफर करना होगा, तो इसे ट्रांसफर करना होगा हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये आप लोग बुक्स के ऊपर में लिख लीजिए, आप लोग को याद रहेगा, जैसे ये जो पार्ट होता है ना बुक्स का, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ये हो गया। अब और तो कुछ भी लाइबिलिटी नहीं दे रखा हुआ था हम लोग के पास, और था क्या था, तो डिवेंचर का था, तो डिवेंचर को हम लोग को ट्रांसफर करना नहीं है, तो यहाँ लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये कितने से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 लाख 3,25,000 टोटल करने से, 3,25,000 बीइंग लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड। अब थर्ड एंट्री में आ जाइए, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि एसेट जो भी था उसे ट्रांसफर कर दिया, जो भी लायबिलिटी था उसे हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। अब परचेज कंसिडरेशन का हम लोग लायबिलिटी एंट्री बनाते थे, जो भी परचेज कंसिडरेशन के लिए एंट्री होता था, तो चलिए बनाते हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए। तो देख लीजिए परचेज कंसिडरेशन हम लोग कितना निकाले हैं, तो हम लोग का परचेज कंसिडरेशन कितना था, तो 17,20,000, तो 17,20,000। अगर ये एंट्री चाहोगे बाद में भी करना तो बाद में भी कर सकते हो, बट जिस तरह से बुक में रखा हुआ उस तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो न्यू कंपनी यहाँ पे कौन सा लिमिटेड है, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड न्यू कंपनी है, तो WYE लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा 17,20,000 जो हम लोग के पास क्या दे रखा है परचेज कंसिडरेशन, यहां लिख दीजिए बीइंग क्या था, नेट एसेट्स सोल्ड, तो बीइंग नेट एसेट्स सोल्ड लिखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस सोल्ड किया गया, उसके बदले जो परचेज कंसिडरेशन आया वही, तो ये हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। अब फोर्थ एंट्री में देखिए, फोर्थ एंट्री में परचेज कंसिडरेशन को किस तरह से डिस्चार्ज किया जा रहा था, परचेज कंसिडरेशन को किस तरह से डिस्चार्ज किया जा रहा था। इससे पहले देखिए जो भी एसेट था जो भी लायबिलिटी था उसमें ऐसे तो नहीं बोला कि हाँ एसेट के बदले इतना पैसा आने वाला है, लायबिलिटी के बदले इतना पैसा ना आने वाला है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या करते थे, जो भी एसेट होता था उसे ट्रांसफर करते थे, फिर सेकंड एंट्री में जो भी लायबिलिटी होता था उसे ट्रांसफर करते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो भी एसेट से रियलाइज करके पैसा आता था, जो भी लायबिलिटी को बेच करके पैसा आता था वो हम लोग करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जो भी न्यू कंपनी को डेबिट करते थे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते थे, ये परचेज कंसिडरेशन से, और परचेज कंसिडरेशन को हम लोग पेमेंट करते थे, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता था, प्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता था, जो भी पैसा मिलता था न्यू कंपनी से वो हम लोग लिखते थे। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे न्यू कंपनी जो क्या हुआ है डेबिट हुआ है, तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, तो टू वाई लिमिटेड, और डेबिट क्या करें, वाई लिमिटेड क्रेडिट तो हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे 17,20,000 से, अब डेबिट क्या करें, तो यहाँ पे हम लोग को परचेज कंसिडरेशन देखना होगा किस तरह से निकाले थे, तो परचेज कंसिडरेशन में कैसे निकालते हैं,
तो कैश पहले दिया जा रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना, तो यहाँ पे 4,000 इंटू 10, तो यहाँ पे 40,000 कैश दिया जा रहा था। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल दिया जा रहा था, फिर कैश दिया जा रहा था, और यहाँ इक्विटी शेयर को क्या मिल रहा था, कैपिटल मिल रहा था, जो कैपिटल इशू हुआ था 140 में। इसका मतलब क्या हो गया, 100 यहाँ पे 100 जो हुआ वो फेस वैल्यू और हुआ, प्लस में 40 जो हुआ वो हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले कैश दिया गया, कैश कितने का दिया गया, तो कैश दिया गया था 1,60,000, ये रहा 1,60,000 प्लस 40,000, तो ये हम लोग का कैश हो गया। तो ये 2 लाख का कैश मिला, तो यहां लिख दीजिए 2 लाख का कैश। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे कैश तो पहले मिल गया, और कैश के बाद क्या मिला, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कितने का मिला है, तो यहाँ पे मिला है 4 लाख का। तो ये आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर लिख रहे हैं ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं तो उस टाइम हम लोग को रिजर्व को कंसीडर करना होता है, बट हम लोग तो इसका अकाउंट बना रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का, इसलिए यहाँ पे जो भी अमाउंट था वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये था 11,20,000। तो ये एंट्री 4th नंबर में एंट्री, तो आप लोग को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट एंट्री में आ जाइए 5th नंबर का। तो 5th नंबर एंट्री में और क्या क्या दे रखा हुआ था इंफॉर्मेशन, उस तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए चौथे पॉइंट में आ जाइए, चौथे पॉइंट में आ जाइए, क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे चौथा पॉइंट में कि एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड इज टू बी रिमर्स बाय वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड रिमर्स करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 10,000, और यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू 12,500। तो इस केस में एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ है, तो 12,500, बट रिमर्स कितना मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही रिमर्समेंट मिलने वाला है। तो चलिए बनाते हैं एंट्री। तो 10,000 का रिमर्समेंट मिल जाएगा वाई लिमिटेड से, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड को डेबिट कीजिए कितना से, 10,000 से, इसे डेटर बना रहे, प्लस 2,500 तो मिलेगा नहीं किसी से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए एक्सपेंस के लिए हम लोग का क्या एंट्री होता था, तो एक्सपेंस के लिए एंट्री होता था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होता था। बट इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2,500 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 10,000 कौन रिमर्स करेगा, तो वाई लिमिटेड रिमर्स करेगा, तो इसलिए वाई लिमिटेड को डेबिट किए, और यहाँ पे रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ 2,500 से ही हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू पेमेंट कर देंगे कितना, तो टू बैंक अकाउंट 12,500, ये हो जाएगा हम लोग का पेमेंट। फिर नेक्स्ट वाले एंट्री में जो वाई लिमिटेड है वो रिमर्स कर देगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो भी आप लोगों को लिखना होगा टू वाई लिमिटेड, बिकॉज यहाँ पे वाई लिमिटेड भी पैसा दे दी, 10,000 जो भी रिमर्स करना था वो यहाँ पे रिमर्स हो चुका है। अब नेक्स्ट एंट्री में देखिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या होने वाला है, तो देखिए जो भी एसेट का रिलेशन था, जो भी एसेट का मिलने वाला था, जो भी टेक ओवर हो गया था वो तो हो गया था, प्लस में यहाँ पे लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी का टेक ओवर होता वो तो हो गया था, और जो बचा हुआ लायबिलिटी होता था उसका क्या होगा, तो उसका पेमेंट होगा। ये आप लोग लिख करके लिख लीजिए कि लायबिलिटी हमेशा चेक करना है, लायबिलिटी टू बी चेक कि हम लोग को पेमेंट हुआ है कि नहीं पेमेंट हुआ है, ये हम लोग को पेमेंट का चेक करना है कि लायबिलिटी की पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पेमेंट हो चुका है तो ठीक है, या ट्रांसफर कहीं हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ रहता है पेमेंट तो उस टाइम हम लोग को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी था, क्या था, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, जिसका तो हम लोग कुछ भी नहीं किए थे, बोला था कि ये तो टेक ओवर नहीं कर रहा है तो इसका तो पेमेंट करना होगा। तो चलिए पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, 7th नंबर में आ जाए, 7th नंबर में एंट्री क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितना से, तो ये हम लोग का अमाउंट कितना दे रखा है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। फिर डिवेंचर होल्डर टू 8th नंबर में टू कैश या बैंक 12,000। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज
जो भी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के बदले पैसा नहीं दिया गया था वो अभी पेमेंट हो चुका है। तो ये हम लोग का एंट्री हो गया, 8वां एंट्री हो गया। फिर 9th वाले एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर होल्डर था यहाँ पे जो सेटलमेंट हो रहा था, ये एंट्री नंबर कौन सा है बता दे रहा हूं। सेकंड तो ट्रांसफर हो गया, थर्ड हो गया, ये देखिए 4th नंबर एंट्री में देखिए, 4th नंबर एंट्री में हम लोग क्या बनाए, तो कैश अकाउंट डेबिट बनाए थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट बनाए थे, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर बनाए थे, फिर टू वाई लिमिटेड, ये हम लोग का एंट्री हो गया था। अब इस केस में यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या किया है, डेबिट किया है, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इससे कैश देना होगा तो कैश, जो भी कैश था वो हम लोग कैश दे देंगे, प्लस में जो भी इसे देना होता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका एंट्री। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वहां क्या हुआ था, तो डेबिट हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहां करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और इसे दे दिया जाएगा न्यू कंपनी का शेयर। तो यहाँ पे कितना परसेंट न्यू कंपनी का शेयर दिया जा रहा था, तो ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पे न्यू कंपनी का शेयर दे रहा था 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिख दीजिए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कितना का अमाउंट से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लाख से। अब ध्यान दीजिए, एक तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं जो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो 4 लाख करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बट जो हम लोग का क्या था, परचेज कंसिडरेशन था, जो परचेज कंसिडरेशन था वो कितने का था प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को दिया जा रहा था 4,40,000 यहाँ पे दिया जा रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। तो इस केस में हम लोग तो 4 लाख का ही किए, तो यहाँ पे 40,000 कहाँ गया, तो ये 40,000 तो कैश में दिया जा रहा था, और जो भी कैश में दिया जा रहा था, और जो भी कैश का बैलेंस जो ट्रांसफर होता है वो किसका होता है, तो कैश का जो भी बैलेंस ट्रांसफर होता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को का होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए, अगर यहाँ पे कैश हम लोग नहीं लिखते, जो 40,000 का अमाउंट नहीं लिखते हैं, तो उस टाइम में वो अल्टीमेटली जाकर के ट्रांसफर होगा किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, या रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो परचेज कंसिडरेशन था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो कितने था, तो 4,40,000 था, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना मिलने वाला था, तो वो मिलने वाला था सिर्फ और सिर्फ 40, वो मिलने वाला था 4 लाख का, प्लस में यहाँ पे कैश कितने का मिलने वाला था, तो यहाँ पे कैश मिलने वाला था 40,000 का, और ये जो कैश मिलने वाला था और जो कैश का बैलेंसिंग फिगर होता है वो ट्रांसफर होता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ट्रांसफर होता है। तो एक तो हम लोग इस तरह से नॉर्मली कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और बुक में भी आप लोग को दिखाएंगे कि बुक में भी एक अल्टरनेटिव है, उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब दोनों ही तरह से हम लोग कर सकते हैं। आज एक बार बुक में दिखा देता हूँ, ये रहा हम लोग के पास बुक में। देखिए, फर्स्ट एंट्री में जो मतलब हम लोग का था 4th नंबर एंट्री, इस 4th एंट्री में क्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट किया, ये कितना कैसे आया, तो ये 40,000 आया किसके बदले, परचेज कंसिडरेशन में आया 40,000 प्रेफरेंस शेयर के बदले, और यहाँ पे 1,60,000 आया इक्विटी शेयर के बदले। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर के बदले और यहाँ इक्विटी शेयर के बदले आया 1,60,000। उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, ये कितना आया, तो यहाँ पे 40,000। तो देखिए, जहां हम लोग लिखे थे प्रेफरेंस शेयर, क्या लिखे थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखे थे, वहां पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक न्यू अकाउंट बना, तो यहाँ 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड ये लिखा हुआ है। ये आप लोग याद रखें कि यहाँ पे 4 लाख से लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट एंट्री जब अभी हम लोग बना रहे थे 9th नंबर का एंट्री, इसमें थोड़ा पहले नंबर पे है, तो ये देखिए इस टाइम में क्या कर रहा है, तो इस टाइम में 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो देना है, एक्चुअल में देना है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया, प्लस में रियलाइजेशन में 40,000 ट्रांसफर किया। ये क्यों क्या ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर किया, देखिए परचेज कंसिडरेशन में देना था 4,40,000, और इस 4,40,000 में से 4 लाख कितना दे दिया, 4 लाख यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे 40,000 जो बचा वो दे दिया किसको, वो दे दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। और 2 यहाँ पे परचेज 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, वो कितने का से किया हुआ है, यहाँ पे 4,40,000 से किया हुआ है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि वहां पहले प्रेफरेंस शेयर ऐसे बना दिया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड, इस तरह से अकाउंट बनाया, एक न्यू अकाउंट बनाया, और न्यू अकाउंट को बनाया उसे ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया गया। 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड जो कितने का, 4 लाख का, और जो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो था तो 40,000 जो कैश में मिला था वो यहाँ पे कैश में लिखा गया। तो ये तो एक तरह से हो गया, और एक तरह से जैसे हम लोग किए थे उस तरह से वो हो गया।
अगर आप लोग को जैसे करना होगा वैसे आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग किए थे, या इस तरह से भी करना है तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। अगर इस तरह से करना है तो आज ये बुक में समझा देता हूँ। अगर बुक के हिसाब से करना है तो एक बार इसे इरेज कीजिए, बुक में समझा देता हूँ बुक के ही तरह से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आएगा। बस एक बार आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डायरेक्ट डेबिट कर दिए थे, उस तरह से भी कर सकते हैं, और यहाँ जैसे बुक में दे रखा हुआ है उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बुक वाला आप लोग को फिर से समझा रहा। तो देखिए, अगर बुक की तरह से करना है तो यहाँ पे लिख देना होगा हम लोग को सेकेंड एंट्री, नहीं थर्ड एंट्री में, फोर्थ एंट्री में, जहां हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखे हैं और जहां हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर लिखे हैं, यहाँ हम लोग को अलग लिखना होगा। यहाँ लिखना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड। इस तरह से एक न्यू अकाउंट हम लोग को क्रिएट करना होगा, जो 4 लाख का और प्लस में 11,20,000 का, ये हम लोग को क्रिएट करना हुआ। अब हम लोग को यहाँ क्या एंट्री बनाना होगा, जो 9th नंबर का एंट्री होगा वो किस तरह से बनाएंगे, तो इस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या मिलेगा, तो 9%, 6% था, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा जो न्यू कंपनी में मिलने वाला है। वो कितने का मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है 4 लाख का, और 40,000 कैश में भी मिलने वाला है। तो कैश में मिलने वाला है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, बिकॉज जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी बैलेंस शीट फिगर होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, या इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होता है। तो आप लोग को रियलाइजेशन में एक बार ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन से वो अल्टीमेटली चल जाएगा कहाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर में चल जाएगा। जब हम लोग जो नेक्स्ट वाले सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस एक बार के लिए जनरलिटी देख लीजिए, यहाँ इस तरह से करना है। नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन जब हो जाएगा फिर से आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, रियलाइजेशन में कितना आ गया, 40,000। ये 40,000 और 4 लाख कैसे आया, बिकॉज हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना था 4,40,000 किसके हिसाब से, तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से देना था 4,40,000 किसको, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देना था, जिसमें एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, एक आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या करेंगे हम लोग, तो टू यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर करेंगे। फिर 10th नंबर एंट्री में, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितना से, तो ये आ जाएगा हम लोग का 4,40,000। तो 4,40,000 से हम लोग डेबिट करेंगे। टू कैश देना होगा, कितना कैश देना होगा, 40,000 का कैश देना होगा, तो 40,000 कैश हो गया। और टू जो हम लोग फोर्थ वाले एंट्री में किए थे प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, तो उसे भी हम लोग को क्लोज करना होगा। तो यहाँ लिखिए प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड। तो ये समझ में आ गया आप लोग को 9th और 10th एंट्री में। तो आप लोग को जिस तरह से करना है उस तरह से आप लोग कर सकते हो, या तो वहां पे आप लोग डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिख दोगे, या आप लोग को इस तरह से एंट्री करना है। दोनों में आप लोग को जैसे मन होगा उस तरह से कर सकते हो। बुक में इस तरह से दे रखा हो तो इस तरह से, बुक में कैसे दे रखा था, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड किया गया था, और उसके बाद ये एंट्री बनाया था कि यहाँ पे 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिल रहा है, प्लस में रिलेशन में 40,000 ट्रांसफर हुआ टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट किया गया, उसके बाद टू कैश और टू प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड। फिर 11th एंट्री में देखिए, 11th एंट्री में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग के पास कितना का दे रखा हुआ है, जो बैलेंस शीट में है वो कितने का दे रखा हुआ है, ये आ जाइए बैलेंस शीट में। तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग का 4 लाख का दे रखा हुआ था, तो 4 लाख का तो हम लोग ट्रांसफर करके इसे कैंसिल कर दिए। ये हम लोग का 4 लाख का ट्रांसफर करके कैंसिल कर दिया, प्लस 40,000 जो एक्स्ट्रा मिला था वो भी हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से बस इक्विटी शेयर में कितना दे रखा हुआ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग का 8 लाख का दे रखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसे भी हम लोग को ट्रांसफर करना होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कितने का है, 8 लाख का है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 लाख। ये समझ में आ गया आप लोगों को, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग का 8 लाख का यहाँ दे रखा हुआ था वो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद और क्या क्या ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट का, तो देखिए बैलेंस शीट में आ जाइए आप लोग। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल था, जिस शेयर कैपिटल दोनों ही ट्रांसफर हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो चुका है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व दे रखा हुआ है 1 लाख का, प्लस में 50,000 क्या दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए इसे भी ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट ये कितने से आ जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा 1 लाख से। अब एक सम्स और आप लोग देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। एक बार के लिए आप लोग समझ लीजिए कि हाँ चलिए ये ठीक है। फिर ये हम लोग का हो गया, कैपिटल रिजर्व आ गया 1 लाख का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ये हम लोग डेबिट कर देंगे कितने से, तो ये हम लोग का 50,000 का है, तो 50,000 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो वर्कमैन कंपनसेशन था 8,000 का, कितने का था, 8,000 का था। अब इस 8,000 में से हम लोग तो फिर सिर्फ और सिर्फ 5,000 ट्रांसफर किए थे, तो बाकी का जो 3,000 होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 3,000 जो बचा हुआ था वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये कितना अमाउंट आ जाता है, ये लिख दीजिए आप लोग। तो 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 3,000, तो आ गया हम लोग का कितना, प्लस में एक कुछ छूट रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस चेक कीजिए। आप चाहोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्या बना सकते हो, वर्किंग नोट भी बना सकते हो, या इसी में आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए चेक करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है एकदम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले डेबिट था कितना, 16,20,000 से डेबिट है। फिर सेकेंड वाले एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट है 3,25,000 से, तो माइनस कर दीजिए 3,25,000, ये आ गया 12,95,000 डेबिट में आ गया। उसके बाद फिर से क्रेडिट है कितना 17,20,000, तो माइनस कीजिए 17,20,000, तो आ गया माइनस 4,25,000। उसके बाद हम लोग को आगे जब आते हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट है 2,500 से, तो माइनस कीजिए प्लस 2,500 आ जाएगा, डेबिट है इसका मतलब प्लस कर दिए। उसके बाद रिलेशन अकाउंट में हम लोग को दे रखा हुआ है 40,000 से डेबिट, तो प्लस 40,000। काम करते हैं रिलेशन अकाउंट खुद ही बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले टू एसेट्स, एसेट से कितना ट्रांसफर किया हम लोग, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट एंट्री से, ये ट्रांसफर है 16,20,000, तो लिख दीजिए 16,20,000 टू लिक्विडेशन एक्सपेंस के बदले, तो यहाँ पे टू कैश जो कितना था 2500, ये सेकेंड उसके कौन सा एंट्री था ये, तो ये रहा हम लोग के पास डेबिट वाला फिफ्थ नंबर का जो एंट्री है, जहां से रिलेशन हम लोग 2500। और डेबिट साइड में कहाँ है, तो ये रहा हम लोग के पास रियलाइजेशन अकाउंट नाइन्थ वाले एंट्री में डेबिट साइड में टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो यहाँ लिख दीजिए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये है हम लोग के पास 40,000 का। अब क्रेडिट साइड में चेक करते हैं, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला कितना दे रखा हुआ था, तो ये सेकेंड वाले एंट्री से 3,25,000 एंड उसके बाद 17,20,000, तो यहाँ कीजिए बाय 3,25,000 लाइबिलिटी के बदले था, तो यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटी 3,25,000 और उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के बदले, तो यहाँ पे WY लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन था 17,20,000, और तो कुछ नहीं दे रखा था रिलेशन का। तो यहाँ ऐड कीजिए, ऐड करने से कितना आ जाता है 17,20,000 प्लस 3,25,000, ये आ गया 20,45,000। यहाँ भी लिख दीजिए 20,45,000, फिर माइनस 16,20,000 माइनस 2,500 माइनस 40,000, तो ये आ गया 382। तो इसे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर में, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ये आ जाएगा 3,82,500, तो यहाँ लिख दीजिए 3,82,500 3,82,500, और ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 3,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख के बाद कितना है, तो 8 लाख, तो ये आ गया हम लोग का कितना
13,35,500। 50,000 प्लस 3,000 13,75,000 नहीं 13,35,500। 9,50,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 382,500 385,500। एक सेकेंड, $13,35,500। उसके बाद नेक्स्ट वाला एंट्री में कितना नंबर है, 12 नंबर। तो यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे जितना से हुआ था। कितने से हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर, तो 13,35,500। यहाँ 13,35,500 से हम लोग का क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे टू। इससे क्या मिल रहा था, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, जो हम लोग सेकेंड फोर्थ वाले एंट्री में किए थे, तो इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड ये कितने से किए थे, तो वहां पे किए थे, एक बार देख लीजिए। ये रहा हम लोग के पास फोर्थ वाले एंट्री में, तो 11,20,000। तो यहाँ पे 11,20,000 और जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा कैश में, बैलेंस शीट फिगर। तो ये कितना आ जाता है, -11,20,000। तो ये आ गया 215,500 215,500। और इसी के साथ हम लोग का जनरल एंट्री इसमें कंप्लीट होता है। बट एक बार आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा लेंदी हो गया था, पूरा बहुत लंबा वीडियो भी हो गया। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या हम लोग किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था, तो हम लोग के पास बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट में क्या बोला कि यहाँ पे एक आइटम हम लोग को बैलेंस शीट का नहीं लेना था, एक आइटम बैलेंस शीट का नहीं लेना था, जो क्या था, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर। ये हम लोग को बैलेंस शीट का आइटम नहीं लेना था। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट, एक ये भी हम लोग का आइटम नहीं लेना था। तो ये हो गया। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में दे रखा था, नोट्स टू अकाउंट में क्या बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दे रखा था उसमें एक्सपेक्टेड लायबिलिटी कितने था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 का था। एंड जब आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे कैश को नहीं लेना था, प्लस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम लोग को नहीं लेना था। ये हो गया। उसके बाद क्या बोला सब में कि यहाँ न्यू कंपनी को मिलेगा 2,07% डिबेंचर, तो बट न्यू कंपनी को मिलेगा, तो हम लोग को ओल्ड कंपनी में तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, तो ओल्ड कंपनी में हम लोग इसको कुछ भी नहीं किए। उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या बोला था कि परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए कि 10 रुपीज देगा क्या चीज में, कैश में देगा प्रेफरेंशियल होल्डर को, बाकी देगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, सॉरी बाकी देगा यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल में। तो 10 हो गया कैश में, जो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं कि 10 यहाँ पे कैश में दिया, 10 यहाँ पे कैश में मिला है, और बाकी 100 का मिला है। यहाँ पे 4 लाख का कितना मिला है, तो 4 लाख का मिला प्रेफरेंशियल होल्डर। तो इस तरह से 4,40,000 मिला प्रेफरेंशियल होल्डर वाले को। इसी तरह से इक्विटी शेयर को 20 मिला कैश में, तो 20 कैश में हो गया, प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर वाले को जो भी था 100 करके, तो वो 100 करके, और जिसका इशू प्राइस हम लोग को लेना है 140 क्यों लेना है, क्योंकि मार्केट प्राइस हम लोग को दे रखा हुआ था। आगे सम्स में रियलाइजेशन जो भी एक्सपेंस था लिक्विडेशन का, वो 10,000 तक ही रिमबर्स हो सकता था न्यू कंपनी से, और यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 12,500। तो इसका मतलब 2,500 जो भी हुआ वो रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट होगा। फिर ये तो हम लोग का सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया था कि हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकाल लिए थे, इसमें आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में जो भी एसेट दे रखा होता, जो भी एसेट दे रखा होता बैलेंस शीट में एक्सेप्ट फॉर कैश, वो हम लोग ट्रांसफर कर दे। कहाँ पे ट्रांसफर किए, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो उस टाइम में हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट का कितना आया बैलेंस, 16,20,000। तो ये तो सिंपल था। फिर सेकेंड एंट्री में भी हम लोग क्या किया, तो जो भी लायबिलिटी था सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो दे रखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, तो उसको छोड़ करके बाकी जो भी लायबिलिटी था उसे हम लोग ट्रांसफर कर चुके। तो ये भी लायबिलिटी भी सारा ट्रांसफर हो चुका। और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 5,000 लिए, बिकॉज जो हम लोग को नोट्स टू अकाउंट में दे रखा होता है कि लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही है, तो इसलिए हम लोग 5,000 ही ट्रांसफर किए।
तो बाकी क्या हम लोग दो चीज ट्रांसफर नहीं किए। तो सबसे पहले जो एसेट था उसमें हम लोग कैश ट्रांसफर नहीं किए। तो कैश कहाँ आया, तो कैश यहाँ पे सबसे लास्ट वाला एंट्री जो 12 नंबर का था उसमें बैलेंसिंग फिगर में आ गया कैश। मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ये आ गया कैश का बैलेंसिंग फिगर में। तो कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हम लोग लायबिलिटी साइड में आए, तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या ट्रांसफर करना था। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग को ट्रांसफर करना था सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 3000 से बच गया था, वो 3000 कहाँ ट्रांसफर किया। तो रिजर्व जो भी होता था वो ट्रांसफर होता था किसके लिए, तो वो होता था इक्विटी शेयर होल्डर में। तो इक्विटी शेयर होल्डर में यहाँ पे हम लोग 3000 को ट्रांसफर कर चुके हैं। ये हम लोग का 3000 यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अब बचा लायबिलिटी में क्या, तो इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट का चलिए, इंटरेस्ट का भी हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। तो ये हम लोग का रहा 7th नंबर में एंट्री में इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है। इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। अब क्या क्या, तो देखिए अब हम लोग को बैलेंस शीट में बचा, तो बचा क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट में बचा इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का बचा, 4 लाख का। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 का ट्रांसफर कर चुके हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल भी 8 लाख का ट्रांसफर कर चुके हैं। फिर क्या बचा बैलेंस शीट में, तो यहाँ रिजर्व बचा था 1 लाख का, प्लस में 50,000 का। तो यहाँ पे 1 लाख को भी ट्रांसफर कर चुके हैं, प्लस में 50,000 को भी हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। तो जितना भी बैलेंस शीट का आइटम था, जो कैपिटल से लेकर के, रिजर्व से लेकर के, और जो भी बैलेंस एसेट में था, लायबिलिटी में था, सारे ही हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। अगर जिसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा होता तो उसको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता तो उसे हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके। तो ये तो हम लोग का हो गया बात। अब नीचे में आ जाइए, नीचे के इन्फॉर्मेशन से हम लोग को परचेज कंसिडरेशन निकालना था, प्लस में जो लिक्विडेशन के लिए 10,000 एक्सपेंस तक रियम्बर्स हो सकता था, प्लस बट एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 12,500। तो ये एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या किए, तो आज ये एक्सपेंस में दिखाता हूँ आपको। तो जो हम लोग का एक्सपेंस का था, कौन से नंबर एंट्री पे था, ये एक्सपेंस का एंट्री 5 में और 6ठे नंबर पे था। तो देखिए एक्सपेंस हम लोग का एक्चुअल में कितना हुआ 12,500, जिसमें 10,000 कौन रियम्बर्स किया, तो 10,000 रियम्बर्स किया यहाँ पे वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड को हम लोग डेबिट कर दिए, और 2,500 जो बच गया वो कहाँ ट्रांसफर किया, तो वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये हम लोग का देखिए 5th एंट्री भी कंप्लीट हो गया, 6th एंट्री भी कंप्लीट हो गया, फिर फर्स्ट एंट्री भी आप लोग को कंप्लीट हो गया है जो हम लोग एसेट में ट्रांसफर किए थे। उसके बाद जो भी लायबिलिटी को ट्रांसफर किए थे तो वो भी आप लोग को सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे थर्ड एंट्री बस एक बार आप लोग याद रखिए, थर्ड एंट्री हम लोग किस चीज के लिए बनाए, तो ये हम लोग बनाए न्यू कंपनी में परचेज कंसिडरेशन के लिए। थर्ड एंट्री परचेज कंसिडरेशन के लिए बनाए, तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। परचेज कंसिडरेशन के कैसे एंट्री बनाते थे, तो न्यू कंपनी को डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हम लोग परचेज कंसिडरेशन का एंट्री बनाते थे। तो ये भी अमाउंट आप लोग को क्लियर हो चुका। अब 4th नंबर एंट्री में देखिए, 4th में हम लोग किस तरह से किए। तो 4th में सबसे पहले जो वाई लिमिटेड यहाँ क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो उस वाई लिमिटेड को हम लोग यहाँ क्या किए, यहाँ पे वाई लिमिटेड को क्रेडिट कर दिए। तो ये समझ में आ गया कि वाई लिमिटेड वहां डेबिट था, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए क्रेडिट। अब डेबिट किसे किसे करना है, तो डेबिट कहाँ से करना है, किसे करना है, तो इसके लिए हम लोग गए कहाँ पे, तो परचेज कंसिडरेशन में आ गए। तो ये हम लोग का परचेज कंसिडरेशन था। इस परचेज कंसिडरेशन में जितना कैश था यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 1,60,000, तो ये कैश आ गया, प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देना था 4 लाख, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का देना था 11,20,000। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख चुके। इसे लिखने के लिए अलग अलग मेथड होता था, यहाँ पे या तो लिख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर। तो उस टाइम में डिफरेंट आंसर था, बट बुक में जिस तरह से दे रखा था उस तरह से मैंने आप लोग को समझाया कि सबसे पहले कैश आ गया 2 लाख कैसे है, तो 40,000 प्लस 1,60,000 जो आया परचेज कंसिडरेशन से। फिर उसके बाद हम लोग एक न्यू अकाउंट बनाया जिसका नाम क्या हो, प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, और यहाँ पे इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। ये न्यू अकाउंट हम लोग बना चुके हैं। तो ये भी एंट्री आप लोग का 4th नंबर का भी कंप्लीट है, 5th नंबर का भी कंप्लीट है, 7 भी और 8 भी यहाँ तक आप लोग का एंट्री कंप्लीट है। अब 9, 10 और 11 ये तीन एंट्री को आप लोग को देखना है, तो ध्यान दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर किए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तो ये एंट्री तो आप लोग को क्लियर था कि जो कैपिटल दे रखा होता हम लोग को बैलेंस शीट में उसे हम लोग ट्रांसफर कर चुके। और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में जो भी ट्रांसफर दे रखा होता, मतलब जितना येलो का पार्ट है वो आप लोग को कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, जो देखिए प्रेफरेंस शेयर को एक्चुअल में कितना पैसा मिला, तो 4,40,000। तो 40,000 कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होगा ना, तो वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में या इक्विटी शेयर कैपिटल में। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में एक बार ट्रांसफर कर दे, वो रियलाइजेशन अकाउंट फिर से जाकर के ट्रांसफर किस में होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो वहां भी अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके वजह से आप लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है या रियलाइजेशन अकाउंट में, जहां भी ट्रांसफर करना है वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, 2 क्या, तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर दिए, और यहाँ पे कैश कितने से आ गया, तो 40,000 से कैश आ गया, और बचा हुआ जो प्रेफरेंस शेयर जो वहां पे लिखे थे हम लोग 4th वाले एंट्री में प्रेफरेंस शेयर वाई लिमिटेड, तो उसका यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर दिए। जो वहां पे हम लोग डेबिट किए थे वहां से यहाँ क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। जो डेबिट 4th नंबर पे एंट्री पे किए थे ना, यहाँ प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड 4 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे 11,20,000 डेबिट किया है ना, तो इस 11,20,000 को यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये जो हम लोग के पास 11,20,000, इसे भी हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए।
यहाँ तक भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 930 भी समझ में आ गया, 1030 भी समझ में आ गया। अब 1130 में देखिए रियलाइजेशन अकाउंट एक बार डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हुआ था, तो उसे हम लोग एक बार कैलकुलेटर में कर लिए। जो भी डेबिट था उसे डेबिट में लिख दिया, प्लस में जो भी क्रेडिट में था वो क्रेडिट में कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का नेट में कितना बैलेंस आ गया, 3,82,500। इसके लिए अगर अकाउंट बनाना चाहोगे तो ये इस तरह से हम लोग अकाउंट बनाए। जो भी एसेट का था, एसेट का रिलेशन, जो भी जनरल एंट्री एसेट था रिलेशन अकाउंट का, वही किए। फर्स्ट एंट्री में हम लोग किए थे, उसके बाद ये हम लोग किए थे सेकेंड एंट्री में किए थे। फिर कैश का जो एक्सपेंस पेमेंट करने टाइम में आ गया था, फिर प्रेफरेंस होल्डर में हम लोग जो ट्रांसफर कर चुके थे यहाँ 40,000। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के बदले आ गया, तो ये हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना 3,82,500। तो बैलेंसिंग फिगर करने के बाद यहाँ जो भी आया वो ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, तो इक्विटी शेयर होल्डर में यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। और जो बच गया बैलेंसिंग फिगर वो क्या आ गया, कैश आ गया। तो कैश अकाउंट बनाना है तो बनाइए, नहीं तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि हम लोग कैसे कैसे गए हैं। तो ये समझ में आ गया। ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर, या उससे पहले होगा तो एक कॉन्सेप्ट करेंगे।